नमस्कार। डी एंड आर नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश तिवारी आया हूं दिलो दिमाग को झकझोरने वाली एक कहानी लेकर। तो आइए बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की कहानी। अनाथ गज्जू एक शातिर चोर है। कभी बचपन की मजबूरियों ने उसको चोरी के दलदल में धकेल दिया था। आम जनता और पुलिस की पिटाइयों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसकी उसको आदत सी हो गई और वह इस दलदल से निकल नहीं पाया, या यूं कहे कि लोगों ने उसको निकलने नहीं दिया। यूं तो चोरों के भी इलाके तय होते हैं, इसलिए वे लोग अपने शिकार को दूसरे इलाके में जाने पर उस इलाके के चोरों को बेच देते हैं। मगर गज्जू तो गज्जू है, वह अपने शिकार का पीछा करते हुए कहीं भी चला जाता है। पहले वह जीने के लिए चोरी करता था, मगर अब चोरी के लिए जीता है। कई बार तो वह पुलिस वालों या उनके सगे संबंधियों के माल भी उड़ा चुका है। इसलिए कई जिलों की पुलिस हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हुई है और उसको ढूंढ रही है। फिर भी गज्जू अपने शिकार की तलाश में बस स्टॉप पर खड़ा है। तभी उसकी नजर हाथ में थैला सीने से चिपका कर उसको कसकर पकड़ी हुई एक औरत सुप्रिया पर जाती है। गज्जू की पारखी नजरें भांप लेती है कि थैले में कोई कीमती सामान या पैसा होगा, इसलिए वह सुप्रिया की तरफ बढ़ता है। सुप्रिया पत्थर के बने बेंच के पास आकर रुक जाती है। बेंच पर बैठा उसका बीमार पति शरद पाटिल मोटी चादर ओढ़े हुए है। जिस तरह वह अपना चेहरा ढके हुए है, उससे लगता है कि उसको बहुत ठंड लग रही है। उसकी हालत देखकर सुप्रिया की आंखें नम हो जाती है। इतने में उनका 8 वर्षीय बेटा संजू एक औरत मुग्धा के साथ आ जाता है। उसको देखकर सुप्रिया नाराजगी से कहती है, संजू, तेरे को मैं मना की थी ना, तू फिर क्यों आ गया? तब मुग्धा उससे कहती है, डांटो नहीं वैनी, वो तो तेरे को कुछ देने के वास्ते आया है। इतना सुनकर संजू अपने छुपाए गुल्लक और कुछ रुपयों को निकाल कर देने जाता है, मगर हड़बड़ी में सब गिर जाता है। यह देखकर सुप्रिया और पाटिल चौंकते हैं। सुप्रिया उससे कहती है, संजू, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? संजू खुशी खुशी कहता है, कुछ मेरे पास थे और कुछ मैंने अपने दोस्तों से मांगा है। काय को मांगा? तेरे को कौन बोला कि तुम अपने दोस्तों से पैसे मांगो? सुप्रिया गुस्से से बोल पड़ी। तब संजू डर जाता है और उदास होकर कहता है, किसी ने नहीं कहा। कम्मो काकी मुझे बताई कि बाबा को ब्लड कैंसर है, उसमें बहुत पैसा लगता है। इतना सुनते ही उसके माँ बाप भावुक हो जाते हैं। पाटिल उसको पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है। सुप्रिया प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराती हुई और अपने थैले की तरफ इशारा करके कहती है, तेरी माँ के पास बहुत पैसा है, तो परेशान मत हो मेरा राजा बेटा। इस दरमियान गज्जू चोर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। वह सुप्रिया की पैसों वाली बातें सुनकर बहुत खुश होता है, मगर तभी एक हवालदार आकर उसके पास बेंच पर बैठ जाता है। उसको देखकर गज्जू चोर छुप जाता है। संजू अपनी माँ सुप्रिया से कहता है, अब मैं आप लोगों से पैसे नहीं मांगूंगा। जब बाबा ठीक हो जाएंगे तब मैं चॉकलेट नमकीन खाऊंगा। संजू की बातें सुनकर सुप्रिया, मुग्धा और पाटिल का दर्द बढ़ जाता है। वे कुछ बोल पाते उसके पहले ही संजू बोल पड़ता है, लेकिन एक चीज आप लोगों से मांगूंगा। तीनों उससे पूछने के लिए मुंह खोलते हैं, मगर तभी संजू कहता है, मुझे अभी आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है ना। यह सुनकर सुप्रिया को पहले सदमा लगता है। उसको पछतावा होता है कि वह पति की तीमारदारी के चक्कर में अपने बेटे का जन्मदिन भूल गई। उसको रुलाई आ जाती है, मगर मुग्धा उसके कंधे पर हाथ रखती हुई कहती है, भाभी, आप दिल छोटा मत करो। हॉस्पिटल में दिन रात 30 त्योहार कुछ भी याद नहीं रहते हैं, क्योंकि वहां तो
जिंदगी और मौत की जंग चल रही होती है। इस दरमियान संजू अपने माँ बाप के पैर छू लेता है। वे दोनों उसका माथा चूमते हुए आशीर्वाद देते हैं। सुप्रिया भर्राई आवाज में कह देती है, भगवान तुझे सदा सुखी रखे, तुझे मेरी उम्र भी लग जाए। पाटिल प्यार से संजू के बालों में उंगलियां फिराता है और अनचाहे ही उसके मुंह से ये बात निकल जाती है, मैं बदनसीब तो यह भी नहीं कह सकता कि तुझे मेरी उम्र लग जाए। पाटिल की बातें सुनकर सुप्रिया का दिल बैठने लगता है। उसको शंका होती है कि कहीं पाटिल ने डॉक्टर और उसके बीच हुई बातों को सुन तो नहीं लिया। अगर ऐसा हुआ है तो पाटिल अपनी मौत से पहले ही कई मौतें मरेंगे। वह चाहकर भी पाटिल को समझा नहीं पाएगी, क्योंकि वह पाटिल जैसी ना तो समझदार है और ना ही उतनी पढ़ी लिखी है। पाटिल को तो अच्छे शिक्षक होने का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। तभी मुंबई जाने वाली बस आ जाती है। सुप्रिया पाटिल को लेकर बस की तरफ जाने लगती है। संजू उदास सा उनकी तरफ देखता है और हाथ हिलाते हुए बाय करता है। गज्जू सोचता है कि वह तुरंत सुप्रिया का थैला लेकर भाग जाए, मगर वह वहां पर गश्ती कर रहे दोनों नौजवान हवलदारों को देख लेता है। उसके पकड़े जाने का खतरा होता है, इसलिए वह अपनी योजना बदल देता है। उधर सुप्रिया और पाटिल संजू के बाय का जवाब हाथ हिलाकर देते हैं और तेजी से बस की तरफ जाते हैं। संजू उदास सा उनकी तरफ देखता रहता है। मुग्धा भी नम आंखों से उनकी तरफ देखती रहती है। वे दोनों बस में बैठ जाते हैं तो मुग्धा संजू का हाथ पकड़ी हुई अपने गांव की तरफ ले जाने लगती है। उसके कानों में पाटिल की कई बातें गूंजती रहती है। इस दरमियान संजू चलते हुए अपना मुंह बार बार घुमाकर बस की तरफ देखता रहता है। बस में बैठे पाटिल की नाक से खून बहने लगता है। सुप्रिया अपनी रुमाल से बहते खून को पोंछती है। बगल की सीट पर बैठा बुजुर्ग आदमी सुप्रिया से कहता है, बेटी, इनके नाक से ब्लीडिंग हो रही है और तुम इनको बस में ले जा रही हो। रास्ते में तबीयत और ज्यादा खराब हो गई तो क्या करोगी? तुम इनको अभी के अभी हॉस्पिटल लेके जाओ। सुप्रिया दर्द से कहती है, हॉस्पिटल से ही लेके आ रही हूं। तब बुजुर्ग हैरानी से पूछता है, इस कंडीशन में डॉक्टर ने इनको कैसे डिस्चार्ज कर दिया? क्या कहा डॉक्टर ने? वो डॉक्टर नहीं, डाकू है। मेरा लाखों रुपया लूट लिया। हमने अपना खेत बेच के हॉस्पिटल का बिल भरा, फिर भी उनको जरा सी भी दया नहीं आई। हमारे पैसे खत्म हो गए तो कह दिया कि मुंबई लेके जाओ, कैंसर का उधर बहुत अच्छा इलाज होता है। सुप्रिया खिसिया कर बोल पड़ती है। इस दरमियान बस चल पड़ती है और चोर गज्जू दौड़कर बस में चढ़ जाता है। वह नजर घुमाकर बस में चारों तरफ देखता है। वह सुप्रिया की सीट के आसपास ही बैठना चाहता है ताकि उसका थैला चुराने में उसको आसानी रहे, मगर वहां पर कोई भी सीट खाली नहीं मिलती। इसलिए वह पीछे जाकर एक खाली सीट पर बैठ जाता है, मगर उसकी निगाहें सुप्रिया पर टिकी रहती है। बस तेजी से मुख्य सड़क पर दौड़ने लगती है। बस की खिड़कियों से आ रही ठंडी हवाओं का असर होने लगता है। थोड़ी ही देर में बस के यात्री एक एक करके सोने लगते हैं, मगर सुप्रिया की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं होता है। हालांकि वह 4 दिनों से एक पल के लिए भी सोई नहीं है। पति और बच्चे की देखभाल में हॉस्पिटल और घर के चक्कर लगाती रही थी। उसकी आंखें नींद से बोझिल होती भी है तो पाटिल की जरा सी भी हलचल उसकी नींद उड़ा देती है। मगर थोड़ी ही देर पाटिल उसकी तरफ देखकर कहता है, सुप्रिया, मुंबई पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। तू भी सो जा, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। तेरे सिवाय कोई दूसरा मेरी देखभाल करने वाला नहीं है। सुप्रिया का दिल तो नहीं मानता है, फिर भी वह पाटिल की बात मान लेती है और हाँ में अपना सिर हिला देती है।
पाटिल उसके कंधे पर अपना सिर रखकर सो जाता है। थोड़ी देर में सुप्रिया भी नींद के आगोश में समा जाती है। गज्जू चोर सबको सोते पाकर उठता है और सुप्रिया के पास जाकर उसके हाथ में से थैला निकाल लेता है और तेजी से दरवाजे के पास जाता है। फिर बस के रुकने से पहले ही चलती बस से उतर जाता है। स्टॉप पर बस रुकती है और एक परिवार चढ़ता है। फिर बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ जाती है। गज्जू अपने दोस्तों को फोन करके पास के बियर बार में बुलाता है और शराब की पार्टी करता है। उसको बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी रकम हाथ लगी है, इसलिए वह अपने दोस्तों के खिलाने पिलाने में दिल खोल कर खर्च करता है। उसके दोस्त भी उसकी खूब तारीफ करते हैं। फिर तो वह अपनी रईसी दिखाने लगता है। इतने में एक पुलिस वाला आता दिखता है। उसको देखकर गज्जू वॉशरूम जाने के बहाने अपनी टेबल से खिसक लेता है। वह अपने आप से बड़बड़ाता है, आयला, कहीं ये मेरे पीछे तो नहीं आयला है। उधर बस तेजी से मुंबई की तरफ भागी जा रही है। सभी यात्री सो रहे हैं। इतने में पाटिल की खांसी की आवाज तेज होती है। इसकी वजह से सुप्रिया और कुछ दूसरे यात्री जाग जाते हैं। सुप्रिया उसकी तबीयत के बारे में जान पाए उससे पहले ही उसको झटका लगता है। उसका थैला गायब होता है। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती है। वो घबरा कर सीट के नीचे और आसपास ढूंढने लगती है, मगर थैला नहीं दिखता है। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। इस दरमियान पाटिल की खांसी और सांस की समस्या बढ़ती जाती है। तब बुजुर्ग यात्री सुप्रिया से कहता है, अरे बेटी, इधर उधर क्या ढूंढ रही है? पहले अपने हस्बैंड को संभालो। मेरा थैला नहीं मिल रहा है। उसमें हॉस्पिटल के सारे पेपर और पैसे थे, सुप्रिया रोती हुई कहती है। उसकी बातें सुनकर पाटिल और दूसरे लोग अवाक रह जाते हैं। एक महिला यात्री सुप्रिया से कहती है, बहन जी, आप बस को फौरन रुकवाइए और उतर जाइए। पास के पुलिस स्टेशन में जाइए और चोरी की कंप्लेंट लिखवाइए। उस औरत की बात काटकर वो बुजुर्ग बोल पड़ता है, अरे कंप्लेंट करने से अर्जेंट इनको हॉस्पिटल ले जाना है। इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। ये दिखने में कितने कमजोर है। ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। उन दोनों की बहस में सुप्रिया भ्रमित सी हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि वह अभी क्या करे। पैसों के बिना मुंबई में पाटिल का इलाज कैसे होगा? पुलिस के चक्कर में कहीं हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो गई तो तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। वह पाटिल की नाक से बहते खून को पोंछती हुई भगवान को याद करती है और मन ही मन प्रार्थना करती है कि इस मुसीबत की घड़ी में भगवान उसको सही रास्ता दिखाए। तभी किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है तो उसको अपने बेटे संजू की याद आने लगती है। वो सोचती है कि मुग्धा संजू का ठीक से ख्याल रख रही होगी या नहीं। सुबह मुग्धा की आंख खुलती है तो वह देखती है कि रात में उसकी बगल में सोया संजू गायब है। वो तनाव में उसको आवाज देती हुई अपने कमरे से बाहर निकलती है, मगर संजू का जवाब नहीं मिलता है। उसका तनाव बढ़ जाता है और वह बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ती है। बाहरी दरवाजा खुला पाकर वह चौंकती है। वह सोचती है कि संजू इतनी सुबह तो उठाने से भी नहीं उठता है। फिर आज वह कहाँ चला गया? उसके अपने घर में तो ताला लगा है। वह घबराहट में भगवान को याद करती हुई घर के सामने बने मंदिर की तरफ देखती है। संजू वहां पर दीवार के सहारे बैठा दिखता है। मुग्धा को राहत मिलती है। वह जब उसके पास जाती है तो संजू सोता दिखता है। वह उसके गालों पर सूख चुके आंसुओं के निशान देखकर चौंकती है
वह समझ जाती है कि संजू अपने पिता की सलामती के लिए ही भगवान के सामने रोया होगा। उसको बस स्टॉप पर अपनी माँ को पैसे देने वाले दृश्य की याद आती है और वह भावुक हो जाती है। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि पाटिल को जल्दी से ठीक कर दे, वरना उस मासूम संजू का भगवान पर से भरोसा उठ जाएगा। पाटिल की बिगड़ती हालत और कैंसर हॉस्पिटल के हालात देख देखकर सुप्रिया का भी भगवान पर से भरोसा उठने लगा। वह कैंसर हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर बैठी लड़की पामेला के सामने रोती हुई खड़ी है। उसके आसपास कई लोग अपने मरीजों को भर्ती कराने के लिए खड़े हैं। वहीं पास में बेंच पर बैठे पाटिल की नाक से रह रहकर खून बह रहा है। वह बड़ी मुश्किल से बहता खून पोंछ पा रहे हैं। सुप्रिया उनकी तरफ देखती है और हाथ जोड़कर दर्द से पामेला से कहती है, मेम साहब, हमारी मदद करो। मैं सच बोलती है, मेरा पेपर और पैसे वाला थैला चोरी हो गया है। आप मेरे आदमी को भर्ती कर लो। कैसे भर्ती कर लूं? पेशेंट का कोई भी पेपर नहीं है। नया पेपर बनाने के लिए सारे टेस्ट फिर से करने पड़ेंगे। तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। कहती हुई पामेला दूसरे पेशेंट के पेपर देखने लगती है। यह देखकर सुप्रिया उससे कहती है, भगवान के लिए इनको भर्ती कर लो, इनकी हालत बहुत खराब है। पामेला दूसरे मरीज के लिए पेपर तैयार करती हुई नाराजगी से सुप्रिया से कहती है, तो इसमें क्या हमारी गलती है? पेशेंट की कंडीशन खराब होने के बाद ही तुम लोग यहाँ पर लाते हो, फिर हम पे ब्लेम कर देते हो। इस दरमियान पाटिल बेंच पर लुढ़क जाता है। सुप्रिया भागकर उसके पास जाती है। तब तक एक नर्स और सिक्योरिटी वाला भागकर आ जाते हैं। वहां पर तमाशा देखने के लिए तमाम लोग जमा हो जाते हैं। सिक्योरिटी वाला भीड़ को हटाता है। इस दरमियान दर्द से तड़पते पाटिल को अचानक शांत होते देखकर सुप्रिया जोर जोर से रोने लगती है। 2 दिन बीत जाते हैं। गांव में पाटिल और सुप्रिया के बारे में कोई खबर नहीं मिलती है। मुग्धा सबको बताती है कि सुप्रिया का ना तो फोन आया और ना ही उसका फोन लग रहा है। सभी लोग किसी अनहोनी की आशंकाओं से घिर जाते हैं। तभी एक बुजुर्ग मजदूर के साथ ठेले को धकेलती हुई सुप्रिया दिखती है। सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए उसके पास जाते हैं। ठेले पर पाटिल का पार्थिव शरीर देखकर सभी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस दरमियान गांव के तमाम लोग आ जाते हैं। सुप्रिया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वह चक्कर खाकर गिरने लगती है। यह दृश्य देखकर कई औरतें भी फूट फूट कर रोने लगती है। मुग्धा सुप्रिया को पकड़कर बड़ी मुश्किल से घर के भीतर ले जाती है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर आम चहल पहल है। गज्जू मूंगफली खाते हुए टहल रहा है और अपने नए शिकार की तलाश कर रहा है। तभी एक मोटा आदमी पवार सोने की अंगूठियों से भरे हाथ से अपने सूटकेस को खींचते हुए दिखता है। गज्जू तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। पवार प्लेटफॉर्म से बाहर जाता है। गज्जू उसके पास पहुंचकर उसका पर्स मारने की कोशिश करता है। इस दरमियान एक रेलवे पुलिस का सिपाही आ जाता है और पवार उससे टेम्बेपाड़ा गांव तक जाने के लिए गाड़ियों के बारे में पूछता है। पुलिस वाला बताता है कि यहाँ से शेयर टेम्पो मिलेंगे। गज्जू उनकी बातें सुन लेता है और भागकर टेम्पो के पास चला जाता है। पवार आता है और टेम्पो ड्राइवर से टेम्बेपाड़ा के बारे में पूछकर टेम्पो में बैठने लगता है। वह जब टेम्पो में बैठने लगता है तो गज्जू उसका पर्स निकालने के लिए झट से हाथ बढ़ाता है मगर असफल हो जाता है। तब वह झट से पवार के बगल में टेम्पो के भीतर बैठ जाता है। टेम्पो चल पड़ता है।
गज्जू रास्ते में पवार का पॉकेट मारने की कई बार कोशिशें करता है। गमगीन पवार को इस बात का पता भी नहीं चलता है। वह बीच बीच में फोन पर रुआंसा होकर किसी को बताता है कि वह टेम्बेपाड़ा वाले स्कूल मास्टर पाटिल के घर जा रहा है। उनकी मेहरबानी से ही वह अनाथ बच्चे से सरकारी अफसर बन पाया, इसलिए वह उनके बाल बच्चों की मदद करने जा रहा है। इस भावुक क्षण में भी गज्जू पॉकेट मारने की कोशिश करता है, मगर आज या तो गज्जू का भाग्य साथ नहीं देता है या पवार का भाग्य उसको बचा लेता है। इतने में पाटिल का गांव आ जाता है। पवार के साथ गज्जू भी उतरने लगता है ताकि वह उतरने के दौरान पॉकेट मार सके, मगर इस बार भी एक बुजुर्ग औरत के गिरने की वजह से वह अपने मकसद में नाकाम रहता है। वह पवार से पहचान बढ़ाने के लिए कहता है, अरे आप बताए नहीं कि आपको भी इसी गांव में आना था? मैं भी मास्टर साहब के घर जा रहा हूं। बहुत भले आदमी थे बेचारे। पवार रोते हुए कहता है, फिर भी किसी कमीने चोर ने उनकी बीवी के सारे पैसे चुरा लिया और मास्टर साहब का इलाज नहीं हो पाया। दोनों बातें करते हुए पाटिल के घर के सामने आ जाते हैं। अर्थी पर लेटे पाटिल को देखकर पवार फूट फूट कर रोने लगता है। उसको सांत्वना देने के बहाने गज्जू रोते हुए उसको सीने से लगाता है और उसका पॉकेट मार लेता है। गज्जू मन ही मन खुश होकर वहां से जाने के लिए पलटता है, मगर तभी उसकी नजर अर्थी पर लेटे पाटिल के चेहरे पर पड़ती है। वह अवाक रह जाता है। उसको अपना अतीत याद आता है। वह चोरी करते हुए एक बार पकड़ा गया था। लोग उसको बुरी तरह पीट रहे थे। तभी पाटिल साहब आ गए और उसको बचा लिए, वरना पब्लिक तो उसको जान से ही मार दी होती। उसका ज़मीर उसको धिक्कारने लगता है। जिस फरिश्ते ने उसकी जान बचाई थी, उसने उसी की जान ले ली। उसके हाथ से चोरी वाला पर्स गिर जाता है और वह रोते हुए वहीं पर बैठ जाता है। फिर जमीन पर अपना सिर पटकते हुए बिफर कर कहता है, मुझे मारो, मैं ही मास्टर साहब की मौत का कसूरवार हूं। सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। उसके माथे से खून बहने लगता है, फिर भी वह अपने प्रायश्चित के जुनून से बाहर नहीं निकल पाता है। वह अपना सिर पटकते हुए बेहोश हो जाता है। सभी लोग अपनी जगह पर मूर्तिवत खड़े रह जाते हैं। शायद सभी को लगता है कि उसके भूल की यही सजा है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर कहानी के बारे में उनको पता चले। खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। धन्यवाद।